पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी को देखा था, प्रॉपर्टी नंबर 1 से 6 तक। अब यहां पे हम प्रॉपर्टी नंबर 7 से 12 तक जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसको हम कवर कर लेंगे। तो पिछला वीडियो लंबा हो रहा था तो हमने इसको दो पार्ट में बांट दिया। तो अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 7 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 में क्या है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, then determinant of A and determinant of A transpose both are same। अब A ट्रांसपोज किसको कहते हैं ये तो आपको पता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स के सारे रो को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग को कॉलम से बदल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकाले या ए ट्रांसपोज का निकाले, वो कितने भी ऑर्डर का हो, 2x2 ऑर्डर का हो, 3x3 ऑर्डर का हो, 4x4 ऑर्डर का हो, ऑर्डर यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो उसका डिटर्मिनेंट सेम होगा। तो अगर हम इसे लिखना चाहें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में तो इसका मतलब हुआ कि दैट इज, अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज, अगर ये मैट्रिक्स में होता इसका ट्रांसपोज करते तो क्या हो जाता, फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, तो ए बी सी, ये हो गया डी ई एफ और ये हो गया जी एच आई। तो ये क्या हो गया फाइनली, ये इसका ट्रांसपोज। तो ये दोनों केस में इनडिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम होगा। तो इसको भी याद रखिए, ये भी अच्छा प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है कि इफ ए एंड बी be any two square matrices, any two square matrices of same order, then determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आप जानते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो अगर आपको किसी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो ज्यादा आसान यही होगा कि हम उसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें फिर प्रोडक्ट कर दे। तो हो सकता है कि वो हमें थोड़ा ज्यादा सहूलियत हो उसको सॉल्व करने में। तो यहां पे हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा प्रॉपर्टी है पर बड़ा काम का प्रॉपर्टी है। हम जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो ये सब वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तो हम वेरीफाई करेंगे। पहले क्या करेंगे कि पहले प्रोडक्ट निकाल लेंगे फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और आरएचएस के अकॉर्डिंग पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे फिर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, देखेंगे कि एलएचएस बराबर आरएचएस हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से हम वेरीफाई करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 9 कहता है कि इफ ए बी एनी स्केलर मैट्रिक्स, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स, तो हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ा है तो हमें पता है कि स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स इसको कहते हैं। तो इफ ए बी एनी स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ its diagonal elements, प्रोडक्ट ऑफ its diagonal elements। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है डी, ऐसा सपोज करिए D1 0 0 0, D2 0 0 0, D3, हमने 3x3 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स लिया है, ये मैट्रिक्स है। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल D1 इंटू D2 इंटू D3। आप चाहे तो एक्सपेंशन करके देख लीजिएगा, आपको यही आएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स इसको कहते हैं जब ये सारे डायगोनल इक्वल होते हैं, वो भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक उसी तरह से आप इस प्रॉपर्टी को भी समझ सकते हैं कि द डिटर्मिनेंट ऑफ
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। अब वो कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो, उसके लिए ये है कि द डिटरमिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस आर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि हम उसके डायगोनल एलिमेंट्स को प्रोडक्ट कर देंगे, हमें मिल जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेते हैं हम यहां पे, तो ये है आपका ए बी सी 0 डी ई एंड 0 0 एफ। तो ये क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जो डेल्टा है वो एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डेल्टा है, यानी कि डिटरमिनेंट है। तो इसका वैल्यू सीधे प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, ए डी एफ। लोअर ट्रायंगुलर भी होता अगर तो अभी यही होता। एज फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे अगर आपको किसी ने दे दिया डेल्टा 1 या डेल्टा डैश, नंबर्स का ले लेते हैं, जैसे 2 0 0 4 5 0 0 0 -1 ऐसा दे दिया, तो क्या ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? तो हाँ, अपर ट्रायंगुलर तो नहीं है पर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऊपर वाले एलिमेंट सारे जीरो हैं। तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, 2 इंटू 5 इंटू -1, तो ये क्या हो गया -10। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, इसको भी याद रखिएगा। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 सबसे इंपॉर्टेंट और मार्वेलस प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपके डिटरमिनेंट का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के मदद से सॉल्व होगा। ठीक है, बाकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है पर हमें इसका सबसे ज्यादा यूज होता है और उनका यूज कम होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं कभी कभी, क्योंकि जिसका ज्यादा यूज होता है वो तो हमें आ जाता है, पर जिसका यूज हम कम करते हैं ना, तो वो वहां पे ना थोड़ा सा मिस होने का चांस रहता है। तो बाकी भी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है पर इस प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज है। ये क्या कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम is multiplied by any नॉन जीरो स्केलर, यानी कि किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट को एक नॉन जीरो स्केलर से, यानी कि लैम्डा कहा हमने, उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया एंड देन एडेड टू अनदर रो और कॉलम, then added to another row or column, then the value of determinant does not change। तो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा। ये जो हमने लिखा इसका मतलब है, हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अगर पढ़ा है, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि हम डिटरमिनेंट में इसका यूज करने वाले हैं और वो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। आगे चल के मैट्रिसेस का बहुत सारा प्रॉब्लम उससे सॉल्व होता है। तो अगर आपने किसी जेथ रो में लैम्डा से गुना कर दिया और ith रो में उसको ऐड कर दिया, किसी दूसरे रो में किसी स्केलर से गुना करके और आप किसी में जोड़ देते हैं किसी दूसरे रो में, तो फिर क्या हो जाता है, ये उसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यही काम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जो आपका चेंज हो रहा है, जिसमें आप चेंज कर रहे हैं, उसका कोफिशिएंट 1 ही होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट कुछ नहीं। आप जो दूसरा वाला रो या दूसरा वाला जो कॉलम है जो आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, आप उसमें कितने से भी गुना कर दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पे इसका मतलब समझिए कि दैट इज, अगर आपके पास कोई एक डिटरमिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो आपने क्या किया, सपोज करिए कि आपने एक नया डिटरमिनेंट लिया डेल्टा डैश। ये कैसे आया आपको, आर आई
प्लस लैम्डा इंटू R2 कर दिया, R1 इंटू, यानी कि आपने R1 में R2 को लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद जोड़ दिया। लैम्डा कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर। तो आप बताइए, अगर आप कॉरेस्पॉन्डिंग जोड़ते हैं ना, कॉरेस्पॉन्डिंग सामने सामने वाले एलिमेंट को, तो आपने इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई किया और जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, a प्लस लैम्डा इंटू डी। यहां पे क्या हो जाएगा, b प्लस लैम्डा इंटू ई, c प्लस लैम्डा इंटू एफ, और बाकी तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो ये हो गया डी ई एफ और ये हो गया जी एच आई। ठीक है, तो इस केस में आपका इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका वैल्यू आएगा, यही ये प्रॉपर्टी हमें सिखाना चाहता है। तो इस केस में क्या हो गया आपका, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश। चूंकि ये थोड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, तो हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। जैसे यहां पे हमने एक डिटर्मिनेंट लिया 1 2 -1 0 2 4 1 2 3, ठीक है, तो हमने इसको कहा डेल्टा, और डेल्टा डैश हमने कैसे निकाला है, ठीक है, हमने क्या किया, R1 और R3 को ऐड कर दिया। तो R1 और R3 को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2 4 एंड 2, ऐड करने के बाद यही आया, बाकी सारे सेम टू सेम 0 2 4 1 2 3। तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ कि क्या ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे। तो आप खुद सोच लीजिए, आपका आपका अभी यहां पे देख के पता चल रहा है, मैंने आपको बोला है कि जब भी आप डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करिए तो आप कोशिश करिए कि आप उस रो या उस कॉलम को चुने जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हैं। तो यहाँ पे एक जीरो दिख रहा है, तो इसके अलोंग एक्सपेंशन करना ज्यादा आसान लग रहा है। तो साइन स्कीम याद रखिएगा, माइनस प्लस माइनस, तो ये आप याद रखिएगा हमेशा, साइन स्कीम के बिना एक्सपेंशन नहीं हो सकता है। तो यहां तो जीरो हो गया ना, -0 प्लस 2 इंटू, अगर आपको आदत हो जाएगी तो 3 और +1 हो जाएगा। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप ऐसे डिलीट करके फिर एक डिटर्मिनेंट लिखिए फिर करिए, और अगर आपने एक्सरसाइज बना लिया है अभी तक तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या किया, 2, इसका साइन स्कीम प्लस है, तो हमने इसको दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर यहां पे क्या होगा, -4 इंटू, तो जब हम इसको और इसको डिलीट करेंगे तो 2 -2 यानी कि 0। तो कुल मिला के क्या हो गया, ये भी 0 ये भी 0, तो 3 + 1 = 4 × 2 = 8। तो अब हमें यह देखना है कि क्या इसका भी वैल्यू 8 आता है क्या, इसमें भी हम इसी के अलोंग एक्सपेंशन कर लेते हैं। 6 - 2 = 4, 4 2 जा 8, तो हमारा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गया। तो आपको क्या पता चला कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा डैश हो गया, यानी कि आप किसी दूसरे रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको किसी अनदर रो में जोड़ देते हैं, तो डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आपको अगर कोई सिंपल सा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दिया जाए 3x3 ऑर्डर का, तो आप कम से कम उसमें कोशिश करिए कि आप 2 जीरो लाएं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके। और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अभी जो हमने रूल बताया है उसी रूल के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते थे तो वहां पे एक रूल होता था कि आप किसी एक रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर यहां पे वो नहीं कर सकते, हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम किसी रो में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी तो आप इसको समझिए, फिर जब हम प्रॉब्लम का एक अलग वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अभी हम देखते हैं लास्ट जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 12, उसको। प्रॉपर्टी नंबर 12 जो है, तो हम इसको लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं, हम इसे, क्योंकि लैंग्वेज फिर बहुत लंबा हो जाएगा, पेचीदा हो जाएगा, तो आप सीधे समझिए कि इस प्रॉपर्टी का नाम हमने लिख दिया सम ऑफ डिटर्मिनेंट। सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स में क्या है वो समझिए कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है डेल्टा, उसका किसी एक रो या एक कॉलम का कोई एलिमेंट है, वो सम ऑफ द टू टर्म्स के रूप में लिखा हुआ है। जैसे सपोज करिए a + अल्फा, और ये है b और ये है c, यहां पे है d + बीटा, और यहां पे है e और f, और g + गामा, और h और i।
तो अगर कोई डिटर्मिनांट इस तरीके से हो कि उसके किसी एक रो या एक कॉलम का एलिमेंट जोड़ के रूप में हो इस तरह से, तो आप क्या करिए, इसको, इसमें बहुत सारी वैरायटी होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बारी बारी से करके बताऊंगा, आप इरिटेट मत होइए, बहुत आसान है, बस यही है कि थोड़ा सा इत्मीनान से समझिए इसको। तो हम इस डिटर्मिनांट को दो अलग अलग डिटर्मिनांट के जोड़ के रूप में लिखेंगे। कैसे, हम देखिए आपको समझाते हैं। यहां पे क्या है कि ये आपका डिटर्मिनांट है, इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो सम ऑफ द टू टर्म्स के रूप में लिखा हुआ है, टू नंबर्स के रूप में लिखा हुआ है। तो इस दोनों को जैसे का तैसे रखते हैं। यहां पे देख लीजिए, इसको तो आप लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। इसमें दो तीन वैरायटी है, तीनों वैरायटी को देख लीजिएगा तो फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। तो आप देखिए, हम यहां पे लिखेंगे ए डी जी, बाकी दोनों सेम रहेगा, बीई एच सी एफ आई, और फिर उसके बाद यहां पे जो सेकंड वाला है आप उसको लिख दीजिए अल्फा बीटा गामा, बी ई एच और सी एफ आई। तो आप समझ गए, यानी कि इसको हमने एक्सप्लिट कर दिया, तोड़ दिया, लेकिन बाकी दोनों सेम रहे। तो इसका जोड़ और मैट्रिक्स का जोड़ डिफरेंट है। वहां पे क्या होता था, अगर इस तरह का रहता तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते थे। तो थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए, ये मैट्रिक्स के जोड़ के जैसा नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का जोड़ है। तो इस तरह से होता। इसका दूसरा वैरायटी, ये तो कॉलम में था, इसका दूसरा वैरायटी है रो के लिए। अगर हम समझना चाहते हैं तो आप देखिए कि अगर डेल्टा ऐसा दिया रहता कि ए प्लस अल्फा, बी प्लस बीटा एंड सी प्लस गामा, ऐसा दिया रहता, और बाकी यहां पे रहता डी ई एफ जी एच आई, तो इसे भी हम सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखते। यहां पे क्या होता कि दो डिटर्मिनेंट तो होता, पर यहां पे रो चेंज होता, बाकी ये दोनों रो कांस्टेंट हो जाते। तो ए बी सी, और ये हो जाता डी ई एफ, और ये हो जाता जी एच आई, क्योंकि ये दोनों सेम रहता। ये तो इसमें भी सेम रहेगा, डी ई एफ जी एच आई, और फिर ऊपर में जो है ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो रो में हो या कॉलम में हो, आप इसको एक्सप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। पर अभी ये कंसेप्ट अधूरा है, अभी ये कंसेप्ट पूरा नहीं हुआ है। तो अभी हम इसका जो सबसे एक्सटेंडेड वर्जन है वो देखते हैं। वो अगर आप कर लेते हैं तो फिर सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसे प्रॉपर्टी नंबर 12 में ही पढ़ रहे हैं, तो आप समझिए जरा कि ये कैसा है। ए प्लस अल्फा, बी प्लस बीटा, सी प्लस गामा। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम इसको सम ऑफ द डिटर्मिनेंट्स के रूप में लिखेंगे तो हमें कितने डिटर्मिनेंट्स मिलने वाले हैं? तो ये अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप किसी के भी अलोंग कर सकते हैं। अगर आप रो के अलोंग कर रहे हैं तो इसके बदले में दो रो बनेंगे, ये दोनों कांस्टेंट रहेगा। कॉलम के अलोंग करेंगे तो ये एक्सप्लिट होके इसको आप समझिए कि अभी ये एक एक ही है। तो अगर हम रो के अलोंग अगर इसको हम तोड़ते हैं तो यहां पर हो गया ए बी और सी, तो बाकी दोनों तो वैसे ही रह जाएगा, आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं। आप इसको जैसे का तैसे रखना पड़ेगा, डी प्लस थीटा, ई प्लस फाइव, एफ प्लस लैम्डा, और फिर यहां पे जी प्लस डेल्टा, एच प्लस साई और आई प्लस म्यू। तो आपको यहां पे ऐसा लिखना पड़ेगा, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, और बाकी दोनों रो फिर से सेम हो जाएंगे। अब देखिए कि यही समझने वाली बात थी इसमें। तो यहां पर क्या हो गया कि अब अगर आप दूसरे रो को एक्सप्लिट करते हैं तो इससे आपको दो डिटर्मिनेंट मिलेगा और फिर इससे दो डिटर्मिनेंट मिलेगा। यानी कि अगर आप इसको एक्सप्लिट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो कांस्टेंट ए बी सी, और थर्ड रो भी कांस्टेंट जी प्लस डेल्टा, एच प्लस साई और आई प्लस म्यू, और फिर उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, तो डी ई एफ, और फिर क्या हो जाएगा ए बी सी, और ये हो जाएगा थीटा फाई लैम्डा, ठीक है। और ये आपका फिर फिक्स रह जाएगा, R1 और R3 दोनों में फिक्स रहेगा, क्योंकि टूट कौन रहा है, R2। तो ये हो गया।
तो यहां पे क्या हुआ, ये दोनों टूट गया, इसमें R1 और R3 फिक्स था, क्योंकि हमने तोड़ा किसको था, R2 को। फिर उसी तरह से इसमें भी R2 को अगर तोड़ते हैं तो R1 और R3 फिक्स रहेगा, और यहां से भी दो डिटरमिनेंट मिलेगा। तो यहां पे भी हमने सेम पिछले प्रोसेस के जैसे क्या किया, R2 को एक स्प्लिट कर दिया, बाकी दोनों रो को R1 और R3 को क्या किया हमने, सेम रखा, एज इट इज रखा। अब आप खुद सोचिए, अब इसको तोड़ेंगे तो दो डिटरमिनेंट, इसको तोड़ेंगे तो फिर से दो डिटरमिनेंट, और इसको तोड़ेंगे तो फिर से दो डिटरमिनेंट, और इसको, यानी कि अगर हम इस सम को कंप्लीटली एक्सप्लिट करके लिखें तो हमें कितने डिटरमिनेंट्स मिलेंगे, 8। अगर आप इसको समझ गए तो आप सेम काम कॉलम के जैसे भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको लिख देता हूं। तो आप अगर समझ रहे हैं तो इससे जो एक्सप्लिट हुआ ये दोनों हुआ, इससे एक्सप्लिट हुआ ये दोनों, इससे एक्सप्लिट हुआ ये दोनों, और इससे एक्सप्लिट हुआ ये दोनों। तो फाइनली जो आपका डेल्टा है वो यही है। तो ये हमने रो वाइज किया था। आप चाहें तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कम से कम एटलीस्ट इसी को एक बार कॉलम वाइज ही करें। और जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है उस हिसाब से क्लियर है कि हम रो वाइज तोड़े या कॉलम वाइज तोड़े, अगर इसका जो वैल्यू आना है वो इन आठों डिटरमिनेंट के जोड़ के बराबर आएगा। है तो देखने में बहुत लंबा, पर वो एक या दो रो या दो कॉलम का ही आता है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे कि इस वीडियो को यहीं पे हम खत्म करते हैं, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉलम के थ्रू भी तोड़े बिना किसी मिस्टेक के। फिर उसके बाद अगर आपने एक बार इसको रो के थ्रू और कॉलम के थ्रू तोड़ दिया तो फिर आपको सम ऑफ द डिटरमिनेंट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्या कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे और इन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।